जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज क्राउन जी की बुक पेज बाय पेज श्रृंखला का एपिसोड नंबर 7वां है। यह एपिसोड नंबर 7 है। इसमें हम चर्चा करेंगे गुप्तोत्तर काल की। जी हाँ, गुप्त काल की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम गुप्तोत्तर काल की चर्चा करेंगे और आज के वीडियो के बाद क्राउन जी के बुक का हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से बट चुका था और उत्तर भारत फिर अनेक राज्यों में बट गया। इसमें से कुछ नई शक्तियों का उद्भव हुआ, जैसे बल्लभी जो कि गुजरात में है, वहाँ पर द्वितीय जैन संगीति हुई थी देवर्धि क्षमा सरवन के नेतृत्व में। तो बल्लभी में मैत्रक वंश, पंजाब में हुनों के आक्रमण की जानकारी स्कंद गुप्त के अभिलेख से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से। कन्नौज में मोखड़ी वंश और मालवा में यशोवर्मन। तो ये 4 वंश का उद्भव होता है गुप्त साम्राज्य के बाद, जिसमें वर्धन राजवंश की चर्चा करेंगे, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। चूँकि वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। एक आपका पुष्यभूति से जुड़ा हुआ नाम है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो वो शुंग वंश का संस्थापक था। ये पुष्यभूति है, दोनों अलग है। पुष्यभूति ये इस वंश का संस्थापक था। किस वंश का? वर्धन राजवंश का संस्थापक था। इसने हरियाणा का अंबाला जिला अभी वर्तमान में है, उसका नाम था थानेश्वर में इस वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति वर्धन ने पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना थानेश्वर में की थी। उसके बाद चर्चा है प्रभाकर वर्धन की। तो यह वर्धन वंश का शक्तिशाली और प्रतिष्ठा का संस्थापक था, यानी कि वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। शक्तिशाली शासक था प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन हुआ, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री हुई राज्यश्री। इन्होंने राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा मौखरी राजा गृहवर्मन से कराया और राजगद्दी पर राज्यवर्धन को बिठाया। यानी राज्यवर्धन जो है अपने पिता के मरने के बाद गद्दी पर बैठा। इसी समय मालवा के राजा देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी। गृहवर्मा कौन था? गृहवर्मा जो है राज्यश्री का हस्बैंड था, ठीक है। यानी कि प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री हुई राज्यश्री। तो राज्यश्री का विवाह हुआ कन्नौज के मौखरी राजा गृहवर्मन से। और गृहवर्मन की हत्या जो है वो किसने कर दिया? मालवा के राजा देवगुप्त ने कर दिया। यह राज्यवर्धन के समय हुआ। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के जो मित्र गौर शासक शशांक थे, मतलब देवगुप्त का जो शासक दोस्त था शशांक, उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर डाली। इसके बाद राज्यवर्धन के मर जाने के बाद हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश का सम्राट बना, जो कि शक्तिशाली और यशस्वी राजा था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वह विकट परिस्थिति में गद्दी पर बैठा, चूँकि बड़ा भाई जो है वो मारा जा चुका है। इसका बहनोई जो था वो गृहवर्मा था, राज्यश्री का पति, वह भी मारा जा चुका था। तो वह अपने को राजपुत्र कहता था और स्वयं का नाम शिलादित्य रखा था। हर्षवर्धन अपने खुद का नाम शिलादित्य रखा था। हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राज्यश्री को खोज निकाला। राज्यश्री जो है उसकी बहन थी, जिसको कहीं छुपा कर रखा गया था, जिसको हर्ष ने दिवाकर मित्र की सहायता से, जो कि एक आचार्य थे, उसकी सहायता से अपनी बहन को ढूंढ सका। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाई। आपने देखा था कि जब पुष्यभूति ने स्थापना करी थी तो वह कहाँ स्थापना करी थी? थानेश्वर में। कहाँ स्थापना करी थी? थानेश्वर में। यानी कि उसकी राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर थी, लेकिन हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैला दिया। हर्ष को पूरी भारत में गौड़ देश के शैव राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा।
शशांक ने हत्या कर दी थी किसकी? राज्यवर्धन की। ठीक है, राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, चूँकि देवगुप्त ने हत्या कर दी गृहवर्मा की, और देवगुप्त को प्रभाकर वर्धन ने तो हरा दिया था। ठीक है, सॉरी, प्रभाकर वर्धन नहीं, राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन तो इसके पिता का नाम था, हर्षवर्धन के पिता का नाम। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो गई। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तब वह शत्रुता समाप्त हुई। जब 619 में शशांक मारा गया तब जाके दुश्मनी खत्म हुआ। मौर्य उसके बाद दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका और हर्ष को पराजित किया। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। पुलकेशिन द्वितीय का महत्वपूर्ण अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। हर्ष के समकालीन शासक कौन थे? तो भास्कर वर्मा उस समय कामरूप के शासक थे। भास्कर वर्मा बर्मन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, बर्मन वंश के शासक थे और कामरूप में वह शासन करते थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, जिसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले के बादामी में था। यही पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। गौर नरेश शशांक, इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। यह कट्टर शैव शासक था, यानी शैव धर्म का मानता था। इसी ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ध्रुवसेन द्वितीय की बात करें तो यह वल्लभी गुजरात का शासक था। इसने हर्ष को हराया था। बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी इसी से कर दिया था, ध्रुवसेन द्वितीय से। हेनसांग की बात करें तो हर्षवर्धन के समय चीन यात्री हेनसांग आया था। वह नालंदा महाविहार में पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए आया था। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। हेनसांग ने शूद्र जाति को किसान कहा था, कृषक कहा था। हेनसांग जो है उसको यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया है। ठीक है, इसको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया है। वैसे शाक्य वंश से रिलेटेड थे महात्मा बुद्ध। हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना संरक्षण दिया। वही महायान शाखा और महायान शाखा और हीनयान शाखा बौद्ध धर्म की दो शाखा है, जिसमें महायान शाखा और हीनयान शाखा में जो मौलिक अंतर है वो है मूर्ति पूजा का। कर की बात करें तो हर्ष काल से 3 प्रकार की करों की जानकारी होती है, जैसे हिरण्य, इसे नकद कर कहा जाता है, यानी कैश टैक्स। ठीक है, नकद टैक्स, नकद में टैक्स दिया जाता था। भाग था, जिसे कृषि उपज का 1/10 भाग होता था। बलि, इसके बारे में जानकारी ज़्यादातर नहीं है। बलि भी एक प्रकार का कर ही था। साहित्य की बात करें तो हर्ष के दरबार में अनेक विद्वानों का निवास स्थान था, जिसमें बाणभट्ट, मयूर और मतंग दीवार। बाणभट्ट सबसे ज़्यादा चर्चित कैरेक्टर हैं हर्षवर्धन के दरबार में, क्योंकि बाणभट्ट जो है वो हर्ष का दरबारी कवि था और उसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। हर्षचरित और कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। मयूर जो विद्वान था उसने सूर्य शतक की रचना की। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखा था, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचनाकार कौन है? तो ये है हर्षवर्धन। जबकि बाणभट्ट जो हर्ष का दरबारी कवि था उसने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा था। अब बारी आती है कि प्रयाग का जो महामोक्ष परिषद था इसका क्या महत्व था। तो हर्ष जो है वो प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। इसने प्रथम दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन शिव की पूजा की थी और चौथे दिन दान दिया था। मतलब पहला दिन बुद्ध की पूजा, दूसरे दिन सूर्य की पूजा, तीसरे दिन शिव की पूजा और चौथे दिन दान देता था। हेनसांग छठे परिषद में, इसके छठे परिषद में भाग लिया था हेनसांग। हर 5वें वर्ष पर वो आयोजन करता था प्रयाग में। प्रशासन की बात करें तो हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है।
लेकिन ना तो वह कट्टर था, ना ही वह पूरे देश का शासक था। क्योंकि कट्टर भी नहीं था, उसने आपने देखा कि जो महामोक्ष परिषद के का संचालन करता था प्रयाग में, उसमें वह पहले दिन महात्मा बुद्ध की पूजा करता था, दूसरे दिन सूर्य की, और तीसरे दिन वह शिव जी की पूजा करता था, और लास्ट में दान देता था। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक ही सीमित था। ठीक है, तो वह पूरे देश का शासक तो नहीं था, लेकिन उसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता था। हर्ष के अधीनस्थ जो शासक होते थे उसे महाराज या महासामंत कहा जाता था। मंत्री को आमत्य, पहले से भी चर्चा आ रही है कि मंत्री को आमत्य कहा जाता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। उपरिक राष्ट्रीय कौन होता था, तो जो भुक्ति का हेड होता था, यानी प्रांत का जो हेड होता था उसे उपरिक कहा जाता था या राष्ट्रीय कहा जाता था। ग्राम शासन के हेड को ग्रामाच पटली कहा जाता था, यानी मुखिया को ग्रामाच पटली कहा जाता था हर्ष के समय। पुलिस कर्मी को चाट या भाट कहा जाता था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समय चाट या भाट क्या था, तो ये पुलिस कर्मी थे, कांस्टेबल थे। ठीक है, कांस्टेबल। दंडपासी कौन था, तो ये पुलिस विभाग के अधिकारी को दंडपासिक या दांडी कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत कहा जाता था। नालंदा महाविहार, हर्ष के समय ही नालंदा महाविहार जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, वह महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष के समय पर यहाँ कुलपति कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के, तो शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र जो हैं वह हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार के आचार्य थे, कुलपति थे। ठीक है, हर्षचरित के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जैसे सिंहनाद मुख्य सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। अवंती शांति या युद्ध के मंत्री को अवंती कहा जाता था, अवंती थे। स्कंदगुप्त हाथी सेना का मुख्य अधिकारी होता था। कुंतल जो है वह अश्व सेना का प्रधान अधिकारी को कुंतल कहा जाता था। आइए दक्षिण भारत की चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाणिक यानी मेगालिथिक पृष्ठभूमि है। प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता यानी मेगालिथिक बिल्डर कहलाते थे। उनका पता उनकी कब्रों से पता चलता है, जो कि महापाषाण काल कहलाती है। ठीक है, जो महापाषाण निर्माता कहलाते थे कौन, प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता भी कहलाते थे, यानी मेगालिथिक बिल्डर कहलाते थे, और उनका पता कब्रों से चला। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर कर बनाया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर ही बल्कि मृद भांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती है, जिसमें काला और लाल मृद भांड अधिक प्रचलित है सबसे ज़्यादा। पल्लव वंश की चर्चा करेंगे तो इक्ष्वाकुओं को हटाने के बाद उसकी जगह पल्लव वंश आए। एक पहलव है, पहलव को पार्थियन कहा जाता है, और ये पल्लव है। और एक पाल वंश भी है जो कि उत्तर भारत का है, जिसके संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, तो ये अलग अलग है। पहलव जो है पहले हिंद यूनानी आक्रमण किए, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव। पहलव को ही पार्थियन कहा जाता था, जिसके प्रमुख शासक थे गोंडोफर्निस, है ना। तो सब अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। पल्लव का अर्थ होता है लता। ये दक्षिण भारत के शासक हैं। पल्लव का अर्थ क्या होता है, लता। यह शब्द जो है टोंडाई का रूपांतरण है, जो लता का ही वाचक है। संभवतः पल्लवों की स्थानीय जनजाति थी जिसने टोंडाई नाडु अर्थात लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित की थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो ये कांची थी। आधुनिक में कांचीपुरम जगह है। पल्लवों की राजधानी थी कांची। प्रमुख पल्लव शासक की बात करें तो इसमें वस्पदेव जो है, वासुदेव होना चाहिए था, वस्पदेव जो है यह पल्लव वंश का संस्थापक था। लेकिन आपको जो प्रश्न पूछा जाता है उन्हें कई बार आंसर यही आता है कि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, चूँकि पूरा तात्विक स्रोतों से पता चला है कि वे वैष्णव थे। इससे पहला महत्वपूर्ण पल्लव राजा माना जाता है, और सिंह विष्णु का ही नाम आता है जनरली जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें।
किरातार्जुन नियम तथा 10 कुमार चरित्रम जिसके लेखक दांडी हैं, और किरातार्जुन नियम के लेखक जो हैं भैरवी हैं। तो लेखक भारवी और सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्रम के भी लेखक भारवी ही हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो पल्लव वंश का उत्कर्ष जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल से हुआ। इनके शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष स्टार्ट हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हराया था। जहाँ पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हराया था, वहीं पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। वास्तुकला के क्षेत्र में उसने मंडप शैली या महेंद्र शैली कहते हैं उसको स्टार्ट किया था। मंडप शैली जिसको महेंद्र शैली भी कहा जाता था। शुरुआत में जो महेंद्र वर्मन प्रथम है वो जैन मतावलंबी था, लेकिन जब नैनार जो थे वो शिव के उपासक थे, तो नयनार संत अपार से प्रभावित होकर शैव धर्म को अपना लिया। देखिए, दक्षिण भारत में 2 प्रकार के संत हुए, एक अलवार हुए, एक नयनार हुए। तो अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे, नयनार जो थे वो शिव जी के उपासक थे। अब चर्चा है नरसिंह वर्मन प्रथम की। तो यह महान पल्लव शासक था। इसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर डाली। बहुत फरफराता था पुलकेशिन द्वितीय। उसकी हत्या कर बादामी पर अधिकार कर लिया और बातापी कोंड यानी बातापी को जीतने की उपाधि धारण कर लिया। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। उसने मामल्लपुरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, मामल्लपुरम नामक नगर बसाया था। हेनसांग ने इसी के शासनकाल में कांची की यात्रा की थी। तो हेनसांग आयत तो था हर्षवर्धन के समय, उसे समकालीन था, नरसिंह वर्मन प्रथम के समकालीन ही रहा होगा, इसलिए इनके शासनकाल में वह कांची की यात्रा की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय की चर्चा है अब। तो इसका शासनकाल शांति, समृद्धि और मंदिरों के निर्माण का काल जाना जाता है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। वहीं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक है, कृष्णा प्रथम। यहाँ पल्लव वंश की राजधानी पूछे तो कांचीपुरम। पल्लव वंश में कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब है नंदी वर्मन द्वितीय की चर्चा। तो यह वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की पुत्री रेवा से शादी कर लिया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। उसकी बेटी रेवा से शादी किसने किया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने, जो कि वैष्णव धर्म को मानता था। अपराजित की बात करें तो यह पल्लवों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। अपराजित चोल शासक आदित्य चोल ने अपराजित पल्लव पर आक्रमण कर पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया। कौन? आदित्य चोल ने। कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लव का योगदान देखना चाहें तो महेंद्र शैली या मंडप शैली जो है उसके लिए उदाहरण मक्कुंडा मंदिर और उंडावली का अनंतवेश्वर मंदिर, ये है प्रमुख रूप से। उसके अलावा दूसरा नरसिंह शैली है, मामल या महामल शैली भी इसे कहा जाता है, जिसमें रथ या एक शिलाखंड यानी एक ही पत्थर से बना हुआ एकाश मंदिर इम्पोर्टेंट है। ये सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं, किंतु वास्तव में 8 है। धर्मराज, अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, बिदारी एवं बालावायन कुट्टीय। तीसरी शैली थी राज सिंह शैली और चौथी शैली थी नंदी वर्मन शैली। महाबलीपुरम का तट, ईश्वर तथा मुकुंद मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वो किस शैली में है? राज सिंह शैली में है, और उसका प्रयोग नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया। तो किस शैली में बनाया? तो राज सिंह शैली में बनाया। पहली शैली थी महेंद्र शैली, दूसरी नरसिंह शैली, तीसरी राज सिंह शैली और चौथी आएगी नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन द्वितीय जो है, नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, मांगतेश्वर मंदिर, ओरागाडम का बाडमालेश्वर मंदिर, गुड्री डल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर का निर्माण, ये सब किसने करवाया? नंदी वर्मन द्वितीय ने।
अब संगम साहित्य की चर्चा है तो तमिल कवियों का एक संगम हुआ था। कहाँ पर? मदुरै में हुआ था। मदुरै में ये फला फूला। इसमें 9,990 वर्षों में लंबे अंतराल पर 3 संगम हुए। मदुरै में 2 संगम हुआ, एक संगम अलग स्थान पर हुआ था, आगे चर्चा होगी उसकी। इसके प्रमुख संरक्षक थे 197 पांड्य राजा। तो तमिल कवियों का जो संगम था उसके संरक्षक कौन थे? तो पांड्य राजा थे, जिनकी राजधानी होती थी मदुरै। कई बार पूछा गया कि पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत थी। प्रमुख तमिल साहित्य में बात करें तो ये तोलकापियन जो है संगम साहित्य में तमिल ग्रंथ है। एत्तु तोगाई 8 काव्य का संग्रह है। पाट्टू पत्तू जो है 10 ग्राम काव्य है। 18 लघु काव्य को पादी नेन किलक नक्कू कहा जाता है और 3 महाकाव्य आते हैं। तोलाकाप्पियम को याद रखेंगे चूंकि यह तमिल व्याकरण है और इसकी रचना तोलकाप्पियार ने किया था। तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियार ने ही की। महाकाव्य की बात करें तो इसमें शिल्पाधिकारम, रत्नजरित, नुपुर, इसके लेखक हैं कौन? इलंगो। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलंगो। मणिक मैले के रचनाकार हैं सतनार और शिवग सिंदामणि के लेखक हैं तिरुतक देवर। ठीक है, तिरुतक देवर हैं। अब 3 जो महत्वपूर्ण संगम हुए वो उसको देखते हैं। पहला संगम मदुरै में, दूसरा संगम जो है वो अलवै या कपाटपुरम में हुआ, तीसरा जो है वो उत्तरी मदुरै या मदुरै ही मान के चलिए। पहली की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि, दूसरे की अगस्त्य ऋषि और तीसरे के तोलकाप्पियार या नक्कीरर थे। ठीक है, तोलकाप्पियार पहले दूसरे में ही थे। ठीक है, तोलकाप्पियार का ही था तोलकाप्पियम जो थी तमिल का एक व्याकरण। ठीक है, इसमें ग्रंथ है उसको याद नहीं रख पाएंगे, इतनी क्षमता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में तमिल प्रदेशों के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण मिल जाता है। संगम साहित्य में चोल राज्य पन्नार तथा दक्षिणी बेल्लास के बीच में स्थित था। करिकाल इनका सबसे प्रतापी राजा था। चोलों के सबसे इम्पोर्टेंट राजा थे, सबसे प्रतापी राजा थे कराईकल। पुहार पतन का निर्माण जो है वो कराईकल के समय ही हुआ। चेरों का राज्य आधुनिक किस राज्य में है? तो केरल में है। सेनगुट्टन इनका प्रमुख राजा था। चेरों के प्रमुख राजा सेनगुट्टन थे, जिसने आदिराज की उपाधि धारण की। पांड्य राज्य जो है कावेरी में दक्षिण में स्थित था और पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। चेरों का जो राजधानी वो राज्य है वो केरल में था। पांड्य राजाओं में नेंडू जेलियन जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक था। चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य में वातापी वंश, चालुक्य के वातापी बेंगी हुए और एक बादामी को ही वातापी कहा जाता है ना, तो एक बेंगी हुआ, एक और होगा। जय सिंह वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। वातापी वाले चालुक्य का संस्थापक कौन था? जय सिंह कदम्बों के अधीन शासक था। पुलकेशिन प्रथम बादामी के चालुक्यों का उत्कर्ष जो है पुलकेशिन प्रथम के समय में हुआ। उसने बीजापुर के निकट वातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये याद रखिएगा कि बादामी या वातापी जो है चालुक्य का एक शाखा, उसके संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह थे। कीर्तिवर्मन प्रथम की चर्चा करें तो कीर्तिवर्मन प्रथम इसने कदम्बों को नष्ट कर दिया और गोवा पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय जो थे इसी वंश से संबंधित थे, चालुक्य के वातापी या बादामी शाखा से थे। पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। उसने जैन मतानुयायी रवि कीर्ति से एहोल अभिलेख लिखवाया था। यही प्रश्न पूछा जाता है कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। इसकी भाषा संस्कृत है। हालांकि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन प्रथम से रिलेटेड है। लिपि इसकी ब्राह्मणी है और यह संस्कृत में है। एहोल अभिलेख। कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? चालुक्य के वातापी या बादामी वंश का, जिसे राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने हराकर अपनी सत्ता स्थापित की। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है वो वातापी, चालुक्य के वातापी वंश के अंतिम शासक हुए।
चालुक्य का योगदान अगर देखें तो वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या बेसर शैली, जिसे द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण कहा जाता है, द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रण को बेसर शैली कहा जाता है। वैसे उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में बेसर शैली का प्रयोग होता है मंदिर निर्माण में। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसमें 4 दर्शनीय हैं 70 में से लाड खान मंदिर, हसी मल्ली गुडी मंदिर, दुर्गा मंदिर और मेगुती का जैन मंदिर। बादामी का मिलगिती शिवालय भी इम्पोर्टेंट है। पट्टदकल क्या है, तो यह पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, इसे विक्रमादित्य ये स्थान है, यहाँ पर ये मंदिर है पापनाथ मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर प्रश्न पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर का संबंध किस भगवान से है, भगवान शिव से है। इसमें विक्रमादित्य सेकंड की रानी लोक महादेवी ने बनाया था। इसके अलावा त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर, इसे विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी त्रिलोक महादेवी ने बनाया था। विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी और त्रिलोकेश्वर मंदिर त्रिलोक महादेवी ने बनाया था। अब आइए बेंगी के चालुक्य की चर्चा करें तो पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया और विष्णुवर्धन ने चालुक्य के बेंगी वंश की स्थापना कर दी थी। इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासकों में इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका विजयादित्य विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य सेकेंड, विजयादित्य थर्ड, कुनग और भीम प्रथम। अब आइए कल्याणी। जी हाँ, एक वातापी बादामी हो गया, एक बेंगी हो गया और एक है कल्याणी। चालुक्य की 3 शाखाएं थी। वातापी बादामी के संस्थापक थे जय सिंह, वहीं बेंगी के संस्थापक हो गए विष्णुवर्धन और कल्याणी के संस्थापक हो जाएंगे तैलप द्वितीय। इसने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को मारकर इस वंश की स्थापना करी थी। वहीं जो है राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने किसको मारा था, तो चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कर्मवीर सेकेंड। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो मान्यखेट राजधानी बनाई। सोमेश्वर द्वितीय अपनी राजधानी मान्यखेट से कहाँ ले गया, कल्याणी ले गया। विक्रमादित्य छठा जो है इस वंश का एक महान शासक था। विक्रमांक देव चरित के लेखक हैं और विक्रमादित्य चरित के लेखक बिल्हन, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर इसी के साम्राज्य में थे। और विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है, बिल्हन, और मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर, जो किसके दरबार में थे, विक्रमादित्य छठे के दरबार में थे। सोमेश्वर तृतीय की बात करें तो सोमेश्वर तृतीय काल में चालुक्य राजा बिखरने लगा। इसने अभिलाषित पेचिंतामणि यानी मनोसल्लास विश्वकोश की रचना की, जिसके कारण इसे सर्वज्ञ भी कहा गया। तो ये था आपका क्राउन जी के बुक का पेज बाय पेज श्रृंखला, जिसका एपिसोड नंबर 7 था ये। इसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त कर लिया है। अब हम प्रवेश करेंगे मध्यकालीन इतिहास में, जो कि विद्यार्थी को ज़्यादा रोचक लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।